everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास डिस्कस करने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आपका लेक्चर नंबर है वो आपका 107 है। ऑलरेडी हमने 116 लेक्चर्स कर लिया है। ये आपका 117 लेक्चर है जिसमें हम ओपन स्टैक के बारे में बात करेंगे। बिकॉज अगर हम लास्ट क्लास की बात करते हैं तो हमने मैप रिड्यूस जो है वो डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 5 के हैं एज कम्पेयर टू द यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, एज वेल एज नाउ विल कंप्लीटिंग दिस यूनिट 5 हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपका हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। Now, starting with the today's topic, that we have to start with the OpenStack. Okay, what is OpenStack? First of all, you have to know about that, and then we'll discuss more about the OpenStack only in this lecture. So, in the cloud computing, the OpenStack is an open source that allows the deployment and management of the cloud infrastructure as a services, that is IaaS, and a platform. बेसिकली अगर हम बात करते हैं ओपन स्टैक की, तो ओपन स्टैक जो है वो एक आपका ओपन सोर्स है जो कि डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज को अलाउ करता है, उनके प्लेटफॉर्म को अलाउ करता है। OpenStack supports both private and public cloud deployments. जो OpenStack होता है वो आपका पब्लिक जो आपका प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है उसे भी सपोर्ट करता है, एज वेल एज पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है उसे भी सपोर्ट करता है। इट फुलफिल्स टू मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाउड। ये फुलफिल करता है दो मेन रिक्वायरमेंट आपके क्लाउड के, जो कि मैसिव स्केलेबिलिटी होती है और सिंप्लिसिटी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसकी रिक्वायरमेंट जो दो बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो आपका massive scalability, and the second requirement that it fulfill is simplicity of implementation, because implementation is that much efficient, that as much as that it is simple. Okay, so the simplicity of implementation of OpenStack in a cloud computing is also the main requirement for the cloud first is your massive scalability, and the second is simplicity of the implementation. Now, if I'm talking about the OpenStack here, so OpenStack is highly configurable, as user can choose whether or not to implement several services offered by a software. Actually जो OpenStack होता है वो आपका highly configurable भी होता है users के लिए, क्योंकि उनके लिए वो choose करना बहुत कि हमें वो services जो implement होता है, several services जो हमारे software के through होती है, उसके पास उनके पास choice होता है कि उसको वो implement करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। That is the choice of the user, that OpenStack जो configurable services देता है, several बहुत सारी services offered करता है, that totally depends upon the client and the user. Now, the configuration of each component is also up to the user and is easily made through the application programming interface. Configuration जो आपका component का होता है ये और users के साथ साथ ये आपका जो बनता है application programming interface जिसे हम API कहते हैं, it is also made through the API only, and the user is responsible for that, that they want that particular component or not. Okay, Therefore there are many different ways to use the OpenStack. इसी वजह से, क्योंकि हमारे यूजर्स की चॉइस होती है कि उनको वो एप्लीकेशन अपने सिस्टम में चाहिए नहीं चाहिए, तो सॉफ्टवेयर के वो सर्विसेज को अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स। तो इस वजह से बहुत डिफरेंट वेज होते हैं OpenStack को यूज करने के लिए, विच मेक इट फ्लेक्सिबल टूल दैट इज एबल टू वर्क अलॉन्ग विद द अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। अगर अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको यूज कर रहे हो OpenStack को, तो वो आपके लिए इतना फ्लेक्सिबल होता है OpenStack कि वो आपको उसके लिए भी अलाउ करता है कि आप अपना वर्क आप कर सकते हो दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ साथ। तो इसी वजह से OpenStack एक फ्लेक्सिबल है बहुत, आपका ये पब्लिक प्राइवेट क्लाउड सॉफ्टवेयर में भी यूज हो जाता है, इवन दो दिस इज यूज फॉर द डिप्लॉयमेंट एंड द मैनेजमेंट एज वेल. If I'm talking about the next point for the OpenStack here, so another reasons to adopt OpenStack is that it supports different hypervisor. ये OpenStack आपका different hypervisor को support करता है, इसलिए भी ये आपका एक support करता है, एक adapt इसलिए आप adapt करते हो या ज़्यादातर users adapt करते हैं. For that that is Zen, आपका VMware kernel based virtual machine, that is KVM.
and the several virtualization technologies that such as biometal and high performance computing. So it allows all the it allows all and support the hypervisors also, and even though they adopt the OpenStack in different ways, and it can allow to work in the different of the softwares also. Now moving on with the next point that we have for the related of the OpenStack here. Now we are dealing with components of OpenStack. OpenStack के क्या क्या components है that we'll discuss is totally about 8 to 9 components of the OpenStack here. So we'll discuss all the components here, and of course you will be getting all the components. So if you get to know all the components, you can write it down as well as your headings also, so that you can be able to write on your examination paper and as well as whatever the preparation you are going on. Okay, components of OpenStack here. OpenStack has an open nature, as I said you before also. OpenStack का एक open nature होता है. Anyone can add additional components to the OpenStack to help it most their need and meet their need. But the OpenStack community has collaboratively identified 9 key components that are part of the core of OpenStack, officially maintained by the OpenStack community. अगर हम ओपन स्टैक की बात करते हैं तो ओपन स्टैक जो है वो आपका एक ओपन नेचर है, जो आपका कोई भी ऐड कर सकता है एडिशनल कंपोनेंट उसमें ओपन स्टैक में. उसके साथ साथ इट हेल्प्स टू मीट देयर नीड्स, क्योंकि आप किसी में कोई भी एडिशनल कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए. बट द ओपन स्टैक कम्युनिटी हैज ए कोलैबोरेटली आइडेंटिफाइड द 9 key components that are a part of that core OpenStack, as well as they are officially maintained by the OpenStack community by the key 9 components here. So the first component, the first key component of OpenStack here is Nova. What is Nova? It is a primary computing engine behind OpenStack. OpenStack के behind में आपका एक ये primary computing engine है. It is used for deploying and management large number of virtual machine and the other instance to handle the computing tool as well. It basically अगर हम इसकी deployment की बात करते हैं, management की बात करते हैं, तो ये large number of virtual machines जिसे हम VM कहते हैं, और दूसरे जो इंस्टेंसेस होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, उसके कंप्यूटिंग टूल्स को हैंडल करने के लिए नोवा यूज्ड होता है. सेकेंड इज योर स्विफ्ट. स्विफ्ट क्या होता है? It is the this is the second key component here. It is the storage system for objects and file. Swift जो होता है वो आपका एक storage system है आपके objects के लिए और file के लिए. Second is it allows the system rather than the developer to make sure that the data is backed up in case of failure of a machine or a network connection. अगर machine का failure हो जाता है, network connection नहीं होता है, तो आपका ये backup रखता है in the case of the failure. Okay, and it makes sure it allows the system rather than the developer. Developer के अलावा अगर बात करते हैं तो वो मेक श्योर करता है कि जो डेटा है उसका बैकअप रहे अगर फेलियर होता है मशीन का या नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता. And even though Swift is also a storage system as well for the objects and the file, where Nova is a primary computing engine that is behind the OpenStack, and that are used for the deployment management, the large number of the virtual machines and the other instance to handle the computing tool as well. Now talking about the third key component, that is Cinder. Cinder is what it is a block storage component. आपका जो Swift है वो भी storage system है, but this is a storage component. Okay, this is the storage system, and Cinder is your block storage component, which is more analogous to the traditional notion of a computer being able to access the specific location on a disk drive. Okay, and for the Cinder, with respect to the Cinder only, this more traditional way to accessing the files might be important in the scenario in which the data access speed is most important consideration. अगर Cinder की हम बात करते हैं तो Cinder के केस में एक traditional way है जहाँ पे हम फाइल को access करते हैं, और even though it creates a most important scenario by the data access speed is for the most important consideration. Now talking about your Neutron, what are neutrons? So Neutron, it provides a networking capability for the OpenStack. अगर हम Neutron
न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, ये न्यूट्रॉन केमिस्ट्री वाला न्यूट्रॉन नहीं है, दिस इज द न्यूट्रॉन, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ओपन स्टैक एंड द की कंपोनेंट्स ऑफ ओपन स्टैक फॉर द न्यूट्रॉन हियर। ये आपका प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी को ओपन स्टैक में, ओपन स्टैक के साथ साथ यह नेटवर्क कैपेबिलिटी को ओपन स्टैक में प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट वी हैव फॉर द न्यूट्रॉन हियर, so it helps to ensure about the neutron only. A neutron helps to ensure that each of the component of the OpenStack deployment can communicate with another quickly and efficiently. अब neutron की बात करती हूँ तो neutron ने that provides the networking capability for the OpenStack, even though it helps to ensure that each of the component of the OpenStack deployment and they will communicate one another quickly and efficiently. With respect to the components of OpenStack, the fifth key components of OpenStack is Horizon. Horizon is it is the dashboard behind the OpenStack. Horizon की बात करते हैं तो ये एक आपका dashboard है आपका OpenStack का. Okay, developer can access all the components of the OpenStack individually through an application programming interface, that is API, but the dashboard provides the system administrator a look at what is going on the cloud and how to manage it. Okay, तो Horizon क्या होता है, ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है आपका ओपन स्टैक का, जहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो एक्सेस करते हैं सारे ही कंपोनेंट्स को ओपन स्टैक के इंडिविजुअली। उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि एपीआई हम कहते हैं, दिस इज द डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर and even though what is going on in the cloud and how to manage those, that stands by the Horizon only. Now moving on with the sixth key component of your OpenStack here, that is Keystone. Keystone की बात करते हैं तो Keystone provides the identity services of for the OpenStack. ये आपका जो Keystone है वो आपका provide कर देता है identity services को OpenStack की. Keystone is essentially a central list of all the users of the OpenStack cloud mapped against all the services provided by the cloud which they have a permission to use. Even though Keystone provides the multiple means of access so that the developers can easily map an existing users access methods against the Keystone as well. Keystone की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका identity services को OpenStack की provide करता है, even though it is essential for the central list for the user of the OpenStack cloud, और उसके साथ साथ वो map करता है against all the services that are provided by the cloud and they have a permission to use even though. And Keystone की अगर हम बात करते हैं तो that also provides a multiple means of access, even though the developers can also easily use their map existing users that access that the methods against the Keystone only. And even though now we are talking about your the seventh key components of OpenStack, that is Glance. ग्लांस क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इमेज सर्विसेज टू द ओपन स्टैक. ग्लांस जो होता है वो आपको इमेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओपन स्टैक में. इन द केस ऑफ द ग्लांस, इमेज रेफर्स टू इमेज. ओके, इमेज जो है वो इमेज को ही रेफर करती है, और यू कैन से द वर्चुअल कॉपीज और ऑफ द हार्ड डिस्क. इमेज ही इमेज को रेफर करती है. द ग्लांस अलाउज दिस इमेज टू बी यूज्ड एज टेम्पलेट्स व्हेन डिप्लॉइंग एनी वर्चुअल मशीन इंस्टेंस. जब कोई भी वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को वो डिप्लॉय करता है तो वो इमेज को अलाउ करता है, ग्लांस जो है वो इमेज को अलाउ करता है कि वो उसे टेम्पलेट की तरह यूज कर सकता है. Next is your eighth components of the key components of your OpenStack here. So eighth components is your Ceilometer. Ceilometer it provides the telemetry services. ये एक telemetry services provide करता है which allow the cloud to provide the billing services. जिसको कि हम billing services acquire करते हैं उसको provide करने के लिए ये use करता है to the individual users of the cloud. जो individual users है, हर एक अलग अलग जो users हैं वो इसको यूज़ करके, सेलोमीटर्स को यूज़ करके वहाँ पे आप टेलीमेट्री सर्विसेज को ले सकते हैं, जो कि आपको बिलिंग सर्विसेज को इंडिविजुअल यूजर्स की जो क्लाउड बिलिंग सर्विसेज है उसको भी अलग अलग आप जाके उसको पे कर सकते हो, उसको प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर द सेलोमीटर हियर,
With respect to the Celometer, it also keeps a verifiable count of each user system usage of each of the various components of an OpenStack cloud. अगर हम बात करते हैं एक सेलोमीटर की, जो कि आपका बिलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, बिलिंग जो बिल्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए क्लाउड के जो होता है वो उसके लिए यूज़ होता है. सो इट इवन दो ऑल्सो कीप्स अ verifiable account of each user, and even though the system usage of each of the various component of the OpenStack cloud also. Now the ninth components of the OpenStack here, that is heat. It is an orchestrations components of OpenStack, which allows the developers to store the requirements of the cloud application in a file that defines what resources are necessary for that particular application. जब कोई application user लेता है, उसके बाद जो आपका हीट है वो ये चीज़ बताता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपको इस रिसोर्स की ज़रूरत है, कौन से रिसोर्स नेसेसरी हैं और कौन से रिसोर्स आपको यूज़ करने चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लाउड एप्लीकेशन के थ्रू बताता है. इवन तो जो आपने एप्लीकेशन चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग वो रिसोर्स आपको बताएगा. इन दिस वे इट हेल्प्स टू मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर द क्लाउड सर्विसेज टू रन. इसी तरह से ये हीट जो है वो आपका हेल्प करता है, मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो उसको सर्विसेज रन करनी है उसके लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस वी हैव अ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ओपनस्टैक. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ओपनस्टैक के पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ ओपनस्टैक पढ़ा, उससे पहले हमने ओपनस्टैक पढ़ा. I hope you had cleared all the doubts which you have, and even though if you don't know anything about the OpenStack, I think you will be getting all these things. Now moving on with the benefits of using Stack. What are the benefits of using Stack? Benefits, they are the four benefits of the OpenStack. First is enables rapid innovation. Second is your cut down time to market. Third is your boost scalability and the resource utilization. And fourth is ease regulatory compliances. So now starting with the first benefits of the using OpenStack here, that is enables rapid innovation. In the enables rapid innovation, OpenStack orchestrations and the self-service capabilities offers the developers and the IT staff with a faster and the better access of the IT resource. जो enable rapid innovation है, ये आपका हेल्प करता है OpenStack के जो कि आपके सेल्फ सर्विस कैपेबिलिटीज़ है, जिसको जो कि और आपके डेवलपर्स हैं, IT स्टाफ्स हैं, इनको फास्ट और बेटर ज़्यादा जल्दी और अच्छी जो IT रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करने एक्सेस करने के लिए देता है, आपका इनेबल करता है रैपिड इनोवेशन. Second thing, on the demand, because developers can provision machine rapidly on demand, they can be significantly reduce the developer and the testing period and have more freedom to experiment with new ideas. क्योंकि जो developers होते हैं वो आपके basically machine को ही जैसे जैसे डिमांड आती रहती है उस तरह से उसको enhance करते रहते हैं, उस तरह से उसके changes करते रहते हैं at for the significantly reduce development as well as the testing period. So they have more freedom to experiment with the new ideas that they have for the respect to the machine as well as for the coding. Now talking about the second one, that we have your second benefits of OpenStack, that is your cut down time to market. Down to market is means that faster deployment of the IT resource also means end users and the business units no longer have to wait days or a week to start using the network services and the application they needed. The cut down time to market means that the faster deployment of that particular IT resource. That also means जो एंड यूजर्स होते हैं या फिर जो बिजनेस यूनिट्स जो अभी नहीं रहे, उसके साथ साथ उनको डेज के लाइक कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बिकॉज टू स्टार्ट ऑफ दैट नेटफ्लिक्स सर्विसेज दैट एप्लीकेशन दैट दे हैड नीडेड ऑफ. Okay, so with respect to the cut down time to market, the second point that we have is in turn they would be more capable of rolling out and completing the project earlier than before. तो इसी की वजह से कट डाउन टाइम टू मार्केट के ही वजह से ये आपको इन्हांस करता है, एज वेल एज ये क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाता है कि आप जो कंप्लीट आप पहले कर लेते थे प्रोजेक्ट को, उसके टाइम से पहले ही आप इसको कंप्लीट करके प्रोजेक्ट को, उससे भी पहले जो आपका पहले कर लेते थे कंप्लीट आप प्रोजेक्ट को, उससे भी पहले आप इसको कंप्लीट कर सको और कंप्लीट करके आप इसको मार्केट में अपने क्लाइंट्स के अपने जो आपके जिसके थ्रू आपने वो प्रोजेक्ट लिया है आप उसको फुलफिल करके उसकी नीड को उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आप टाइम से पहले दे सको. इसी वजह से कट डाउन टाइम टू मार्केट जो है वो आपका एक बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओपन स्टैक हुआ है. पहला आपका जो था दैट इज योर इनेबल्स रैपिड इनोवेशन, द सेकंड इज योर कट डाउन टाइम टू मार्केट.
Now moving on with the third one, that we have your boost scalability and the resource utilization, and then we have your ASIS regulatory and compliances. So moving on with the third benefit of your OpenStack here. So boost scalability and the resource utilization if I'm talking about. So although not as scalable as public cloud, क्योंकि ये boost scalability और resource utilization की अगर हम बात करते हैं तो वो उतना तो scalable नहीं होता जितना कि public cloud होता है. Open stack private cloud still offer a significant degree of scalability. We can still spin up and spin down server on demand. तो अगर हम बात करते हैं boost scalability और resource utilization की, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ये इतना स्केलेबल नहीं है जितना कि पब्लिक क्लाउड है. ओके, उसके हिसाब से भी अगर हम ओपन स्टैक की बात करते हैं तो प्राइवेट क्लाउड की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ स्केलेबिलिटी वो भी फिर भी प्रोवाइड करता है. और इवन दो वी कैन स्पिन अप एंड स्पिन डाउन सर्वर ऑन द डिमांड, दैट अगर हमें स्पिन अप चाहिए so we can go on the demand with the spin up, and of course if you want the spin down on demand, then we can move on with that only. So now moving on with the fourth component, the benefits of using OpenStack here. This is your ease regulatory compliances. Ease regulatory compliances stands for the ease, because of the OpenStack enables that the construction of private on-premises cloud which can help regulatory compliances and reviews. So basically अगर हम ease regulatory compliances की बात करते हैं तो with respect to the ease regulatory compliances, अगर OpenStack जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन प्राइस क्लाउड प्रेमिसेस क्लाउड हो, या फिर इवन दो इट इज ऑल्सो हेल्प इन द रेगुलेटरी compliances and reviews also. With respect to the ease regulatory compliances, if our cloud is in our own data center, we will have more control on access privileges, security measures and security policies. अगर जो हमारा क्लाउड है अगर हमारे ही वो खुद के डेटा सेंटर्स में है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है उसके प्रिविलेजेस को एक्सेस करने के लिए. उसके साथ साथ हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है फॉर दैट सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के लिए कि what were the security that we are needed of, and what the measurement, how much the security will need according to the particular application, particular software. With respect to that, उसके साथ साथ जो हमारी security policies होती हैं, that is also defined by us only, because we have our own data center and that we have our cloud services of in our own data center. So उसके लिए भी हमें सारी चीज़ की authority मिल जाती है. We can personally take charge on ensuring the policy for the securing personal data, financial data, and other confidential and regulated information are actually enforced and not just printed on a piece of a paper. अगर हम बात करते हैं with respect to the personal take charge, अगर हम बात करते हैं कि पर्सनली हम उसको ले सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ को जो कि सिक्योरिंग पर्सनल डेटा के रिस्पेक्ट में होती है, चाहे फिर वो हमारा पर्सनल डेटा हो, चाहे वो हमारा फिर फाइनेंशियल डेटा हो, फिर चाहे वो हमारा कॉन्फिडेंशियल या रेगुलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटा हो. तो सारी चीज़ें जो है हम खुद ही अपने रख सकते हैं, इवन दो दैट नॉट जस्ट फॉर द कि वो पेपर पे प्रिंटेड है, बट वी कैन डू दैट अथॉरिटी एज वेल. Now coming to the next point that we have for respect after the OpenStack, because OpenStack में हमने already discuss कर लिया है. OpenStack discuss किया था, उसके बाद हमने फिर components discuss किया. OpenStack के बाद हमने component discuss किया जिसमें पहला आपका component था Nova, second is your Swift, third is Cinder, fourth is Neutron, fifth is Horizon, sixth is Keystone, seventh is Glass, and eighth is your Ceilometer, and then ninth of course that is Heat. Now then उसके बाद हमने शुरू किया benefits of using OpenStack. Benefits of using OpenStack में पहला आपका enable rapid innovation था, second is the cut down time to market, third is your boost scalability and the resource utilization, and fourth is your ease regulatory compliances. So I hope आपने ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी at least point wise, that the reason that I had revised all these things. And now we are moving with the Cloud Federation. This is the new topic with respect to the OpenStack, but of course that is related to that only in the cloud computing as well. Now coming to the Cloud Federation. What is Cloud Federation? The Cloud Federation refers to the unionization of software, infrastructure and platform services from the
this separate networks and that can be accessed by a client through the internet के थ्रू आप क्लाउड फेडरेशन जो होता है वो आपका अनआयनाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज है, वो दोनों ही सर्विसेज को वो सेपरेट करता है नेटवर्क के थ्रू एंड दैट कैन बी एक्सेस बाय अ क्लाइंट एज वेल थ्रू द इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एज वेल एज प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज दोनों को ही यूज कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लाउड फेडरेशन ओनली, द फेडरेशन ऑफ द क्लाउड resource is facilitated through the network gateway that connect public or the external cloud, even though external cloud and the private and the internal cloud that they have owned by a services। basically अगर हम फेडरेशन ऑफ क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड रिसोर्स की फेडरेशन ऑफ क्लाउड रिसोर्स की बात करते हैं, तो वो फैसिलिटेट करता है सारे ही नेटवर्क गेटवेज के थ्रू जहाँ पे आपका पब्लिक क्लाउड होता है जो कि एक्सटर्नल क्लाउड जिसे हम कह सकते हैं, और जो प्राइवेट क्लाउड होता है जिसे हम इंटरनल क्लाउड कहते हैं, दैट आर ओन्ड बाय बेसिकली that are owned in a single entity as well as or the community cloud जिसे हम that are owned by the several cooperating entities, even though creating a hybrid cloud computing environment। okay, with respect to the your this that we had discussed here। Now moving on with the cloud federation only, the federated cloud computing services really on the existence of the physical data center। जो आपका federated cloud computing services होती हैं वो आपका बेसिकली एग्जिस्टेंस, जितना फिजिकल डेटा सेंटर आपका एग्जिस्ट करता है ये पूरा का पूरा आपका उसी पे डिपेंड करता है। दे आर द टू अप्रोचेस ऑफ द क्लाउड फेडरेशन आर, जो यहाँ पे दो आपके अप्रोचेस है क्लाउड फेडरेशन से रिलेटेड। पहला अप्रोच आपका है सेंट्रलाइज फेडरेशन मॉडल एंड द सेकेंड अप्रोच दैट दे हैव इज योर दिस क्लरिज्म बेस्ड मॉडल। ओके सॉरी, क्लेम बेस्ड मॉडल। तो पहला आपका है सेंट्रलाइज फेडरेशन मॉडल। अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सो सेंट्रलाइज फेडरेशन मॉडल, this is the approach taken by the several identity federation standard। it distinguishes two operational roles in the transaction। centralized federation model की बात करते हैं तो ये एक अप्रोच है जहाँ पे several identity federation standards होते हैं जो कि ये डिस्टिंग्विश करता है दो ऑपरेशनल आपके रोल्स को ट्रांजैक्शन के। पहला जो आपका ट्रांजैक्शन का रोल, ऑपरेशनल रोल है, पहला है आइडेंटिटी प्रोवाइडर। ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, आइडेंटिटी को प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज योर सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका सर्विस को प्रोवाइड करता है। देयर वर द टू ऑपरेशनल रोल्स दैट आर डिस्टिंग्विशेस between the transaction in a transaction by the centralized federation model। the first is your identity provider and the second is your service provider। now talking about the second one that we have for the claim based model, and the claim based model is this, the claim based model approach addresses the problem of user authentication from a different perspective and require users to provide a claim answering who they are, what they can do in order to access the content and complete the or complete a transaction। अगर हम claim based model की बात करते हैं तो ये एक अप्रोच ऐसा है जहाँ पे वो जो यूज़र ऑथेंटिफिकेशन है वो प्रॉब्लम को बताता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो यूज़र होता है वो उसको क्लेम करता है, क्लेम करने के लिए आंसर करता है एंड फिर वो वहाँ बताता है कि वो है कौन और वो क्या कर सकते हैं in order to access that content या complete that particular transaction। so this all we had discussed here। as I said you, we had started with, from the OpenStack, then we have a components of OpenStack। there are the 9 components: Nova, Swift, Cinder, Neutron, and then we have your Horizon and Keystone, then you have your Glance, okay, then we have a oscillometer, then heat, and then of course we have a benefits of using OpenStack, that is enables rapid innovations, cut down to the market, and then we start with your cloud federation here। so all these about the cloud federation, but after that we will discuss about the advantages of the cloud federation as well as related to those we'll discuss many of the other things with respect to the cloud federation here, but all these are the important, and even though we will complete this unit and this cloud computing, I hope it is to 5 to 7 classes we will complete this, but hopefully we'll extend that if we have some of the questions that of 2 marks जो कि क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं तो उसका सेशन अगर हो गया तो ऑफ कोर्स इट विल एक्सटेंड टिल 15 क्लास, बट ऑफ कोर्स विल श्योरली कंप्लीट दिस एंड देन आफ्टर दैट अगर आपको कोई और दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है और कुछ ऐसा पढ़ना है तो यू कैन जस्ट राइट इट ऑन
comment section. As well as we had started an English class here. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो please go through with that, जहाँ पे मैं आपको vocabularies provide कर रही हूँ, जिसके थ्रू आपको थोड़ा इंग्लिश आपका improve होगा, उसके साथ साथ आपकी vocabulary भी enhance होगी. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.